नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। मोदी सरकार 2.0 के पहले साल पूरे होने पर देश में आम जनता तक पहुंचने का मेगा प्लान बनाया गया है। वैसे तो मोदी सरकार के 6 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन खास तौर पर दूसरे टर्म की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की लंबी चौड़ी योजना तैयार कर ली गई है। हालांकि कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते खुले मैदान में कोई रैली नहीं हो सकती, लिहाजा वर्चुअल रैली के जरिए जनता तक पहुंचने का मेगा प्लान बनाया गया है। पार्टी इस वर्चुअल रैली के जरिए पिछले सालों की उपलब्धियों को देश के सामने रखेगी। पूरे मामले पर अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं। उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराते हैं। हमारे साथ हैं सुनील कौशिक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। और हमारे साथ हैं राहुल लाल जी, जो कि राजनीतिक और आर्थिक मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है, इसका 1 साल आप कैसे देखते हैं? उपलब्धियां ज्यादा हैं या फिर चुनौतियां? अनु, दोनों बातें कह सकते हैं हम। जिस तरीके से पहला कार्यकाल रहा और जो जनता की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा सरकार से हो गई, क्योंकि जो पूर्ण समर्थन 2014 में ज्यादा 2019 में मिला, तो निश्चित तौर से समर्थन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ी। और जिन मुद्दों को लेकर के और जो वायदे मोदी सरकार ने 2014 से पहले किए और 2014 से 2019 के बीच वो किसी वजह से छू न पाई, उन उम्मीदों पर खरा अब बीजेपी सरकार को उतरना पड़ेगा। और जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जिन अपेक्षाओं के साथ इतना बड़ा समर्थन दिया है, तो कह सकते हैं कि सरकार पर दबाव भी और सवाल भी सरकार से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि जब जिन अपेक्षाओं के साथ वोट दिया जाता है, अगर जनता वो पूरा होते न देखे, वो सवाल भी उठाएगी। और सोशल मीडिया और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से हम लोग भी सब देखते हैं कि सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन जिस अपेक्षा के साथ काम करना चाहिए था, मुझे लगता है कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के हिसाब से मुझे लगता है देश को 5-10 साल पीछे धकेल दिया, तो अब चुनौतियां और ज्यादा हो गई। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी बनती भी है कि जो विपक्ष लगातार सवाल उठाए जा रहा है और जिस ईमानदारी के साथ आपने सत्ता में वापसी की है, उनको उस उम्मीद को आप कैसे कायम कर पाएंगे, इसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी मोदी पर है। और 1 साल में जो काम किए हैं, चाहे आप 370 को लेकर के किया गया हो, चाहे अगस्त में जिसको लागू किया, ट्रिपल तलाक को लेकर के किया गया हो, जो पिछली बार 5 बार कैबिनेट में पास कराने के बाद फिर दोबारा हुआ, वो राष्ट्रपति महोदय के हस्तक्षेप से चलता। उसके बाद कानून संशोधन जो बिल आया, जिसके तहत नागरिकता जो देनी है, उसके हिसाब से भी जो अंक दे सकते हैं हम, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन भी उन मुद्दों को छूने का प्रयास मोदी सरकार ने किया है जो पिछली सरकारें छूने से बचती रही। कुल मिलाकर ऐसी कई मुद्दे उन्होंने छुए हैं जिन्हें पहले की सरकारें कहीं ना कहीं टाल रही थी या फिर उन्हें छूने की कोशिश नहीं कर रही थी। राहुल लाल जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो आर्थिक मोर्चा है वो सरकार के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा है। चाहे मूडीज की हम रिपोर्ट देख लें या फिर किस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ी है या जीडीपी के आंकड़ों की तरफ हम देख लें, तो लगातार सवाल उठते रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर। इस 1 साल में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सरकार के काम को आप कैसे देखेंगे? देखिए, सरकार पिछले साल लगातार आर्थिक क्षेत्र में चुनौतियों से घिरी हुई रही, पिछले साल भी, क्योंकि अभी तो खैर आर्थिक चुनौतियां बहुत ही जबरदस्त हो गई हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी माना है कि जो 2020 और 21 का जो ग्रोथ रेट होगा, वो ग्रोथ रेट इस फाइनेंशियल ईयर में निगेटिव में होगा। लेकिन जो पिछला साल से बीता, यानी कि जब से शपथ ग्रहण ली सरकार ने, अगर हम लोग देखें तो सरकार के पास चुनौतियां उसी समय से आ रही थी, क्योंकि जो ग्रोथ रेट था वो हमारा लगातार नीचे गिर रहा था। देखिए, इसी सरकार में जब हम लोग देखते हैं कि 2016 के फर्स्ट तिमाही में जो आंकड़े थे वो 9.2 का ग्रोथ रेट था, लेकिन जब 16-17 का ग्रोथ रेट वो 8.2 आ गया, फिर अगले बार फिर वो 7.8 आ गया। तो इस तरह से गिरते हुए वो लगातार, अभी हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट जो आखिरी तिमाही के आंकड़े थे 4.7% थे, 9.2 से 4.7 तक के नीचे लगातार अर्थव्यवस्था चली जा रही थी। और ये चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी, यानी कि जो प्रथम कार्यकाल में जो चुनौती छोटी थी वो पिछले साल ही काफी बड़ी हो गई थी। इसलिए पिछले साल सरकार ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2 बड़े निर्णय लिए। एक निर्णय यहाँ पे ये था, जो चीन से जो कंपनियां हैं उसको आकर्षित करने के लिए और बाकी थोड़े अर्थव्यवस्था देने के लिए, तो सरकार ने लिया निर्णय कि जो कारपोरेट
टैक्स है उसमें सरकार ने कमी की और लगभग 1,45,000 करोड़ का सरकार को उसमें राजस्व का नुकसान भी हुआ। उसमें एक तो यह निर्णय था और दूसरा निर्णय था कि बैंकों के एकीकरण को लेके। लेकिन अनुजी, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो बैंकों का एकीकरण का निर्णय सरकार का निर्णय सही है, लेकिन जो उसकी टाइमिंग है वो टाइमिंग सही नहीं है। जब अभी स्थिति ये थी पहले ही, कोरोना के पहले के समय में भी, कि आपकी आर्थिक गतिविधियों में बैंकों को काफी ज्यादा सहयोग करने की जरूरत थी, लेकिन बैंकों को जब आप एकीकृत कर रहे हैं तो उसमें फिर ट्रांसफर, पोस्टिंग, तमाम तरह के जो उनके अलग अलग तकनीक पे, कोई बैंक मान लीजिए अलग टेक्नोलॉजी के अलग लेवल पे काम कर रहा है, कोई अलग लेवल पे काम कर रहा है, तो जो शक्ति उनको जनता के बीच लगानी थी वो शक्ति वो आपस में उनकी एनर्जी में लगी। तो सरकार ने निर्णय तो बड़े लिए, लेकिन उसका जैसा प्रभाव पड़ना था जमीन पे वैसा प्रभाव पड़ा नहीं उसका, क्योंकि वो सही समय पर वो निर्णय नहीं हुए। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति क्या आ गई सरकार की, अगर हम देखें, सरकार की स्थिति यह आई कि इनके डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उन दोनों टैक्सेस में काफी भारी कमी का जो है कि सरकार ने जो है कि शुरुआती दौर में पिछले साल जो है कि सामना किया, उसमें काफी कमी रही। और स्थिति यह रही कि जीएसटी के जो राज्यों के जो से होते हैं वो जीएसटी के रिफंड के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं रहे। अभी भी सरकार जो है कि सरकार ने नवंबर 2019 तक के जीएसटी के पैसे राज्यों को दिए हैं, उसके बाद दिसंबर से सारे पैसे अभी तक बचे हुए हैं। तो ये एक क्षेत्र में ये सब चुनौतियां बनी हुई थी कि तब तक में, अब तो ये कोरोना की एक नई स्थिति सामने में आ गई है, जिससे कि आर्थिक स्थितियां भारत सहित अब पूरे दुनिया की काफी पीछे की स्थिति में चली। तो आर्थिक मामले को लेकर पहले ही चुनौती में थे, वो चुनौतियां अब पहले से और भी कई गुना बड़ी हो गई हैं। अनुजी, सालों में चुनौतियां और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि अभी भी हम ये आकलन नहीं कर सकते कि ये जो कोरोना का संकट है ये कब तक चलेगा और आर्थिक मोर्चे पर हम कहां जाकर खड़े होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर मैं राजनीतिक पहलुओं की बात करूं तो सुनील जी, माना जाता है कि जो जनता आपको फीडबैक देती है अपने वोटों के जरिए, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है अपनी लोकप्रियता और आपकी उपलब्धियों को देखते हुए। अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो पहले से ज्यादा सीटें मिली बीजेपी को, लेकिन हम राज्यों में इलेक्शन की बात करें, राज्यों में जीत की बात करें तो पहले से जो परफॉर्मेंस रही थी बीजेपी की वो गिरावट की तरफ देखी गई। 4 इलेक्शन हुए जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और हरियाणा रहा। हरियाणा को छोड़कर तीनों जो राज्य है उसमें वो अपनी सरकार नहीं बना पाए। तो किस तरह से राज्यों के भीतर आप उनकी उपलब्धियां या फिर जो प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है उसे कैसे आंकेंगे इस 1 साल में? देखो अनु, हर चुनाव मोदी के चेहरे पर नहीं लड़ा जा सकता, और जो राष्ट्रीय मुद्दे के आधार पर जो सरकार को समर्थन मिला, मोदी जी को जो समर्थन मिला, वो केंद्र में सरकार में रहते हुए मोदी ने वो काम किए थे। लेकिन आप उन्हीं मुद्दों को लेकर के राज्यों के चुनाव में जाएंगे और राज्यों में वो बनाएंगे, तो मुझे लगा जनता बड़ा समझदार हो गई। जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, बिजली के हैं, पानी के हैं, शिक्षा के हैं, स्वास्थ्य के हैं, तो उन मुद्दों पर आप राज्य के चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो वो देखने को मिला है, और तमाम ऐसी डिबेटें चुनाव के समय पे, इलेक्शन के बाद हुई हैं, और ये विश्लेषकों ने माना भी है इस बात को लेकर के कि जो भाजपा ने गलती की कि वो राज्यों के चुनाव में भी केंद्र के मुद्दों को लेकर के गई, वो बड़ा आत्मघाती उन्होंने कदम उठाया, भी को इसकी समीक्षा करनी भी चाहिए। और ये ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, एकदम पिछले दशकों की भी बात करेंगे, जैसे इंदिरा गांधी जी जब कभी चेहरा हुआ, कभी इंदिरा गांधी के चेहरे पर नाम नहीं लड़े जा सकते। तो जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, जो जैसे विश्व स्तर के जो मुद्दे होते हैं, विदेशी नीति होती है, राष्ट्रीय स्तर पर जो आपने निर्णय लिए होते हैं, के आधार पर आपको केंद्र में सरकार बनाने का जनता मौका देती है। लेकिन उन्हीं मुद्दों को लेकर के आप प्रदेश में जाएंगे, आप देखेंगे 2018 के अंत तक आप लगभग 75% भूभाग पर आपने कब्जा बीजेपी ने कर लिया। लेकिन 2018 के बाद के जो चुनाव हुए उसमें लगातार लगभग आप हारते, चाहे आप राजस्थान लो, मध्य प्रदेश लो, छत्तीसगढ़ जो बड़े बड़े हिंदी राज्य हैं। तो जहाँ मध्य प्रदेश में आप बात करेंगे, पिछले 15 साल से आपकी सरकार थी, राजस्थान छत्तीसगढ़ में कई साल से सरकार थी, गुजरात में आपकी कई सालों से सरकार थी, लेकिन जाते बच गई अंतिम समय में। तो अब आप बार बार उन्हीं मुद्दों को चुनाव में रखेंगे, तो ये राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा कि कौन से मुद्दे किन चुनावों में ले जाने हैं, तभी आप जीत सकते हैं। निश्चित तौर से मोदी ने जो फैसले लिए या केंद्र सरकार ने लिए, वो जनता ने उनको समर्थन दिया 2019 के चुनाव में। अब उन्हीं मुद्दों को ले जा करके अब राज्य का रख देंगे, तो वो जनता इतनी समझदार है
जनता राज्यों में लेकर जाएंगे तो इसी तरह से जनता आपको जवाब देगी। इस पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे आगे बढ़ाने का मौका दूंगी सुनील जी। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस नेता विनोद सिंह भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। हम बात कर रहे हैं कि पिछला एक साल मोदी सरकार 2.0 का कैसा रहा है, जहां अपने स्तर पर किस तरह से उपलब्धियों का वर्चुअली बखान किया जाए, कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए उनके एक साल के कार्य, इसकी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप भी कोई उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि देखते हैं बीजेपी की? आप कैसे इसे बताएंगे, कैसे बयां करेंगे इस एक साल को बीजेपी सरकार के? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय है ये समय। इस ऐसी कोई भी कार्यक्रम की इजाजत नहीं देता है। सरकार हो, बड़े स्तर पर अपनी उपलब्धियों को गिनाने का, बकने का समय हो। एक तरफ जब आम संयमित जी को मजबूर है, विवश है, सरकार की मांग का समर्थन हुए, आत्मनियंत्रण करते हुए, दुख ताप में, असुरक्षा में अभाव है, तो सरकार अपना महिमा मंडन का कर रही है। सरकार मौके पे कम से कम उसको रहम करना चाहिए था और इस बदनीयती से बचने का काम करना चाहिए था। बेबस लाचार मजदूर सड़कों पर किस भयावह स्थिति में मई जून के महीने में चलने को सब परिवार तैयार है, मजबूर है। हमसे आपसे किसी देशवासी से छिपा नहीं है। ये सरकार में कोई नैतिक विचार नहीं है, कोई, मतलब ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है। जब अगर ऐसी विपदा आती है तो हम अगर गांव में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, किसी बड़े के यहां अगर 4000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, आपदा संकट से हम गुजर रहे हैं, सरकार अपनी पीठ थपथपाई करने में लगी है, मिथ्या प्रचार के माध्यम से, हवाई बातें, वादे, नारे। ये समय नहीं है। लगातार डबल इंजन की बात करते थे। आपको तो प्रधानमंत्री जी को आगे आगे ये आना चाहिए था, और जरा भी नैतिक बल होता तो अपनी नाकामियों को, अपनी नीतिगत अक्षमता को स्वीकार करते हुए किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं, इस पर चिंतन करना चाहिए था। 30 जनवरी जब से पहला मरीज आया कोरोना का, तब से आज 30 मई हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन इस पर कोई खुल के बात नहीं हुई। पहुंचा रहे हैं, अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, वो जश्न नहीं मना रहे। मैं राहुल जी आपके पास आना चाहूंगी, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आप ये बताइए कि जो सवाल विनोद जी उठा रहे हैं, क्या ये सही समय है इन उपलब्धियों का भी बखान करने, या फिर जो सवाल उन्होंने उठाया है, क्या समय देखकर ये कार्य किया जाना चाहिए? आपदा के बीच में घिरा हुआ है इस समय देश जो है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि हमारी समस्याएं काफी गंभीर है। इस देश जब सही हो जाएगा, फिर सारी पार्टियां अपने व्यक्तिगत किस्म के जश्न मना ले, लेकिन अभी इसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सारे एकजुट कोरोना के इस जंग में जो है कि एक साथ होना पड़ेगा। तो इसके बिना ये लड़ाई हम लोग लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते। देखिए, मुख्य चीज यह है कि सरकारें आती हैं, जाती हैं, समय बीत जाते हैं, लेकिन इस तरह का अभूतपूर्व संकट इस देश ने या पूरे दुनिया ने कभी नहीं था। तो ऐसे स्थिति में हम लोग समझ सकते हैं कि किस जगह पे है मामला। संकट में हम किस तरह से लोगों तक अपने स्तर पर राहत पहुंचा रहे हैं, सरकार ने इस कोरोना के संकट में क्या किया है, ये भी इन उपलब्धियों में शामिल है। सरकार के पास अभी जब हम लोग कोरोना की लड़ाई को जीत जाएंगे, तब तो फिर माना जाएगा कि हमारी उपलब्धियां हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि मैं विनोद जी के बात से सहमत हूं। 30 जनवरी के बाद से जो पूरा स्थिति बनी थी, लगातार आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। तो आप एक बार लड़ाई जीत लीजिए, लड़ाई जीतने के बाद तो उसके जश्न में पूरा देश एक साथ शामिल होगा उसमें। तो एक बार कोरोना की लड़ाई को हम लोग जीत लें और अर्थव्यवस्था को थोड़ा धक्का लगा दें, थोड़ी भी कोरोना की लड़ाई जीतेंगे तो अर्थव्यवस्था की तो फिर अगली कड़ी खुद ही ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी इस समय। तो अभी हमें नहीं लगता कि अभी हम लोग जीत के जश्न के स्तर पे अभी देश इसमें खड़ा हुआ है। पीछे ये चिंता तो नहीं कि एक साल ये बीत जाएगा और कोरोना संकट में हम और आगे बढ़ेंगे, तो शायद ये कहने लायक भी ना रहे कि हमने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। शायद उस भविष्य के डर से अभी जो एक साल की जो उपलब्धियां हैं उनकी पर चर्चा की जा रही है बीजेपी की ओर से। नहीं, ये हो सकता है अनुजी, कह रहा हूं कि ये देखिए, आपके बातों से मैं सहमत भी हद तक ये चीजें हो सकती हैं कि पता नहीं ये कितने आगे लंबे समय तक चले, इसलिए कुछ अभी पॉजिटिविटी देख के चर्चा कर लो। लेकिन मैं एक ही लाइन कहूंगा, पार्टियों के व्यक्तिगत बखान के लिए, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या देश की कोई भी पार्टी हो, इस संकट के घड़ी में आप मिलजुल कर एक होकर काम करें। अभी व्यक्तिगत बखान का समय नहीं है, अभी राजनीति का समय नहीं है। ये अभी स्थिति यह है कि 1.5 लाख के आसपास आंकड़े पहुंचने जा रहे हैं। दिल्ली जैसे जगह में दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि 12 लाख लोगों को, वो 15 लाख लोगों को प्रत्येक दिन खिला रही है, लेकिन
अभी तक हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो अदृश्य रूप से वो लोग कहाँ खा रहे हैं। केजरीवाल जी के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, वो दावे ये भी कर रहे हैं कि वेंटिलेटर है सुनील जी, दिल्ली। इसी सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्यों इस एक साल में इन उपलब्धियों का बखान करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर ये संकट था कोरोना का, इसे बीतने देते, शायद इसे भी हम अपनी सूची में, बीजेपी अपनी सूची में शामिल कर लेती। उसका इंतजार करना क्या ठीक था? जी सुनील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन, आवाज आ रही है। जी जी, तो नहीं, जो बिल्कुल, सवाल, लेकिन हाँ, मैं समझ गया, लेकिन मैं न तो राहुल जी की बात से सहमत हूं, न विनोद जी की बात से सहमत। मैं इसलिए सहमत नहीं हूं दोनों की बातों से कि राजनीतिक दल होने के नाते बीजेपी ने निर्णय लिया कि हम एक साल में जो सरकार ने काम किए हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाएं। ये राजनीतिक निर्णय है, विपक्ष की, मीडिया की, हम जैसे लोगों की, राहुल जी जैसे लोगों की, विनोद जी जैसे लोगों की। ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो केंद्र सरकार अपनी योजनाओं का लाभ या जो निर्णय उसने एक साल में लिए हैं वो जन जन तक पहुंचाने का जो काम करेगी, उनको हम सच्चाई से अवगत जनता को कराएं, लोगों को कराएं। हम ये नहीं सोच सकते कि आपको ये नहीं करना चाहिए। हम किसी को रोकने का प्रयास नहीं कर सकते, लेकिन हम सच्चाई से अवगत कराने का कर सकते हैं। और जो केंद्र में इस समय सरकार है, भाजपा की सरकार है, तमाम प्रदेशों में सरकार है, यदि वो जनता के बीच जाने का प्रयास करेगी तो करना चाहिए। लेकिन विपक्ष की भी ये भूमिका होनी चाहिए ईमानदारी से कि वो गलत चीजें तो जनता को नहीं बता रही है, कहीं वो गलत श्रेय लेने का प्रयास तो केंद्र सरकार नहीं कर रही है। क्या वास्तव में जो जो गलतियां एक साल में सरकार ने की हैं, वो विपक्ष का काम है उनको जनता को अवगत कराए और जनता उस पर निर्णय ले। मीडिया का काम यही है और विपक्ष का भी काम यही है कि जो एक साल में निर्णय केंद्र सरकार ने लिए, कहां विफलता हुई, कहां उसकी जीत हुई, वो ईमानदारी से अवगत कराए। तो विपक्ष का काम बनता है। मेरा मानना है कि जहां जहां गलतियां केंद्र सरकार ने की, जहां जहां जो जो वायदे किए उन वायदों को वो पूरा नहीं कर पाई है, जहां जहां केंद्र सरकार फेलियर हुई है, उन सारी बातों को मीडिया के माध्यम से जनता के बीच जा करके अपनी बातें रखे और जनता उस पर निर्णय ले कि विपक्ष सही कह रहा है या सरकार सही कह रही है। इस पर मुझे लगता है जनता पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम किसी पार्टी को इस पर नहीं गिर सकते। सुनील जी ने भी किया था कि किस तरह से जो बहुत सेंसिटिव या फिर जो बहुत ज्यादा आक्रामक मुद्दे हो सकते थे उन्हें इस साल की शुरुआत में ही छू लिया गया, जिसे हो सकता है कि जो पिछली सरकारें थी वो बचती रही, जैसे कि सीए, एनआरसी का मुद्दे, की राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा, ये सभी मुद्दे बीजेपी ने अपने इस साल में छुए हैं। तो आखिर पिछली सरकारें ये काम नहीं कर पाई और जब बीजेपी की सरकार ये काम कर रही है तो आखिर इन्हें उपलब्धियों में क्यों ना गिना जाए? नहीं, बिल्कुल गिनाना चाहिए, क्यों नहीं गिनाएगी सरकार जब उसने इतने 370 को लेकर के। आप देखिए, ठीक है, हमारे साथ नितिन गुप्ता भी चुके हैं, सुनील जी, विनोद जी, और ये यूपी सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं और बीजेपी के नेता हैं। नितिन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर। हम बात कर रहे हैं कि पिछला जो एक साल गया है मोदी सरकार 2.0 का, उसकी क्या उपलब्धियां हैं, किस तरह से इस साल को पूरा देखा जाए, इसमें जो कदम उठाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा उन्हें जनता के हित, देश के हित में कैसे देखा जाए। नितिन जी, सबसे पहले तो मैं आप ही से जानना चाहूंगी, आप अपनी उपलब्धियों को कैसे बयां करेंगे? देखिए, अभी जो यहाँ पर समय चल रहा है उसमें पूरे देश को और जितने भी राजनीतिक विपक्षी दल हैं उनको सबसे पहले एकजुट होकर एकता का आह्वान देकर विश्व स्तरीय जो ये समस्या है, महामारी है, इसके लिए किस तरीके से प्रयास करे जाएं और जो प्रयास किए जाएं सकारात्मक हैं और सब लोगों को मिलकर इसके लिए एक निर्णय लेना चाहिए कि अभी इस समय कोई राजनीति करने का समय नहीं है। ये समय सिर्फ एक वैश्विक महामारी से निकलने का समय है और इससे एक बार जब हम निकल आएंगे तो देश के अंदर फिर सब लोग जब जिंदा रहेंगे, सब लोग राजनीतिक रूप से आगे जाके इस पर भी विचार करते रहेंगे और आगे राजनीति भी करते रहेंगे। अगर ये समस्या से नहीं निकला गया तो आगे ये क्या करेंगे? जैसे कि अभी पिछले एक महीने से आप देख रहे होंगे, पिछले 5-7 दिन से एक रण बहुत तेजी से चल रहा था कि जिसमें ये हो रहा था कि बसों का लेके मामला बनाया गया। देखिए, हर तरीके की राजनीति पूरे देश में होती है पर ये समय राजनीति करने का नहीं है। अगर जैसे कांग्रेस के बैठे हुए साथी
हम इनको भी बताना पूछना चाहेंगे कि प्रियंका जी, राहुल जी राष्ट्रीय राजनीति में एक स्थापित नेता है और पहले से काफी समय से इन लोगों को क्या है ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर हजार की बार बस दे रहे थे, ये थोड़ी उंगली के बदनी है। आप इस बात को आगे लेकर जाएं इससे पहले ही जो हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे और सुनील जी, विनोद जी और साथ ही राहुल जी ने जो ये मुद्दा उठाया वो यही था। आप जिस बात की जिक्र कर रहे हैं कि इस वक्त जो कोरोना का संकट चल रहा है, ऐसे में आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। विनोद जी भी यही कह रहे हैं कि जब समय इतना संवेदनशील है तो आखिर इस उपलब्धि के बखान का, इस जश्न का क्या मतलब है? क्या इसे अभी अवॉइड करना जरूरी नहीं था बीजेपी के लिए? इस तरीके की कांग्रेस की आदत पड़ चुका है कि कोई भी अगर सत्ताधारी दल है, इनके सामने सरकार में है, तो उसका विरोध करना इनकी आदत बन चुका है। इनकी ये आदत बन चुका है कि किसी ने कोई भी काम किया, कुछ भी करा, तो उसका विरोध करने की आदत बन चुका है। इन लोगों को ये विरोध की राजनीति फिलहाल के समय में नहीं करनी चाहिए और इस तरीके की ओछी और गंदी राजनीति से माहौल भी खराब होता है। ठीक, चलिए मैं आप ही की बात को थोड़ा आगे ले जाऊंगी। हम बीजेपी ने किस तरह से काम किया है पूरे एक साल में, बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने, उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं। लेकिन सुनील जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब हम सत्ता पक्ष की इस एक साल में बात कर रहे हैं तो हम विपक्ष की भी बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विपक्ष की जो कार्यशैली है उसका प्रभाव सत्ता की कार्यशैली पर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो आखिर विपक्ष का एक साल में जो स्टैंड रहा है इन अलग अलग मुद्दों को लेकर, या फिर किस तरह से मोर्चेबंदी और गोलबंदी की जाए अलग अलग मुद्दों पर सरकार की, वो भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय होना चाहिए। तो आप एक साल में जो विपक्ष की भूमिका रही है उसे भी कैसे देखेंगे? क्योंकि बड़े ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, कई ऐसे पल आए हैं जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत थी। यानी हम एक साल की बात करें या 2014 से इलेक्शन की बात करें, 2014 के चुनाव से पहले भी विपक्ष के सारे राजनीतिक दल के लोगों ने, तो उस समय यूपीए था, उन्होंने भरसक प्रयास की मोदी को कैसे रोका जाए। और 2019 के यदि हम चुनाव की बात करेंगे तो 2019 में भी विपक्ष में जितने भी राजनीतिक दल थे, सारे लोग कई बार कई मंचों पे एक साथ दिखे। और मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि पिछले एक साल की हम बात करें, जब से मोदी जी दोबारा लौट के आए हैं, कि विपक्ष के पास अभी मजबूत चेहरा नहीं है कि वो मुकाबला कर सके। और ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि जब तक वो एक ऐसा चेहरा देश के सामने पेश नहीं जो मोदी को टक्कर दे सके, मोदी के हिसाब से मोदी को जवाब दे सके, केवल विरोध के लिए आप विरोध करते रहेंगे तो जनता बहुत समझ है। विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई को लेकर के आपने कहा कि आप लोग अपने जवाब थोड़े छोटे रखें, क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा हम चर्चा करें इस विषय पर। विनोद जी, जितने भी चमकदार चेहरे थे कांग्रेस के अंदर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सभी इस वक्त मैदान में हैं। अब कुछ नहीं बचा कांग्रेस के पास मोदी को हराने या फिर बीजेपी को टक्कर देने के लिए। तो किस तरह से देखें हम कांग्रेस की इस भूमिका को? देखिए, देश और देशवासियों की दुर्दशा ये बता रही है, चीख चीख के बता रही है। किसी को समझ में नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, तो ये उनके विवेक की बात है। ठीक है, सूर्य की रोशनी में भी किसी को दिखता तो सूर्य का दोष नहीं है, उस प्राणी का दोष है जिसको नहीं दिखता। किसका चेहरा कितना भूत, कौन कितनी झूठी और जुमलेबाजी वाली बातों पर देश को बरगलाने का काम करता है। मैं कहता हूं मोदी जी से मजबूत चेहरा सुनील भाई का है। कौशिक जी के चेहरे में क्या क्या कमजोरी है? ऐसे नहीं होता है। आप एक बार चुन लिए गए, फिर आप अपने नीतिगत से, साधनों से, विवेक से कैसे फैसले लेते हैं जो देश और जनता के हित में होते हैं। और कोरोना काल के संकट ने ये खोल के रख दिया है कि अभी तक के असफलतम झूठे जुमलेबाज प्रधानमंत्री साबित हुए। सारे आंकड़े प्रमाणित करते हैं इस बात को। और भाजपा के लोग, भाजपा के समर्थन करने वाले लोग, अब कम से कम अगर देश को बचाने की लड़ाई आगे आए लड़ने। और मैं जनता से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, झूठेबाजों, जुमलेबाजों के चक्कर में ऐसे राजनीतिक प्रयोग ना करें जिनका झूठ, जुमले और पाखंड के आधार पर रखी जाती है। देख रही कितना देश का नुकसान हो रहा है। कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही नहीं तय कर पा रहे। दो इंजन की सरकार कहते थे, आज कहां गई 2 इंजन की? हमारा मजबूर सड़कों पर जवाब जो विनोद जी जो बात उठा रहे हैं उस पर जो जनता को सुकून देने वाला काम हो, जनता के प्रगति के लिए काम हो।
एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, जीडीपी देख लीजिए, स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल देख लीजिए। कोरोना के संकट ने जो रही कहीं कसर थी वो खोल के रख दी है। आप तमाशा कर ये रहे हैं इसके जनता साथ। को सुकून रोज एक देने नया वाला झूठ, काम नया है। जुमला। जी नितिन जी, को सुकून देने वाला काम है। सरकार ने जनता को सुकून नहीं दिया है। इन खातों में पैसे नहीं जा पा रहे हैं। 5 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो मिर्ची लगना निश्चित लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को मिर्ची लग रही है, क्योंकि उनको उस योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। जो पहले बंदरबाट होता था देश में, वो अब नहीं करने को मिल रहा है। और इनके लोग और इनकी टीम जिस बातों का तरीके जिक्र कर रहे से हैं पहले राहुल जी, मैं आपके पास एक सवाल लेकर आना चाहूंगी। हम राजनीतिक, चलिए शायद राहुल जी हमारे साथ इस वक्त नहीं हैं। सुनील जी, मैं आप पर ये सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी कि हमने राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर सरकार के जो काम है उनके बारे में बात की है, लेकिन विदेशी मंच पर या फिर विदेशी राज्यों से, विदेशी जो देश हैं जैसे कि नेपाल, चाइना, इनसे देश के संबंध और अभी जो स्थिति है, चाहे नेपाल से आप बॉर्डर का इशू देख लीजिए, चाइना से आप डोकलाम का विवाद देख लीजिए, इन मोर्चों पर भी सरकार के इस एक साल को कैसे आंकेंगे? देखो अनु, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि नेपाल पहली बार नाराज हुआ या चाइना और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर पहली बार ऐसा मामला आया है कि सैनिक आमने सामने। ये विदेशी नीति के तहत जो भी देश आपस में निर्णय करते हैं और जिस तरीके से कूटनीतिक रणनीति जो देशों की होती है, उन कूटनीतिक रणनीति के तहत एक दूसरे पर किस तरीके से प्रेशर बनाया जाता है, ये किसका हिस्सा होता है कि जिस तरीके से पूरे विश्व स्तर में चाइना को ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है, और उस चाइना के ऊपर दबाव में भारत की बड़ी महत्ता रहेगी, क्योंकि रूस और चाइना एक दूसरे के नजदीक इन 2 दशकों में आ चुके हैं, और वो अपने देश के साथ भी वही संबंध है तो चाइना के साथ। और अमेरिका और हमारे देश की क्या भूमिका हो सकती है और किस तरीके से रूस को साधा जा सकता है हमारे देश के माध्यम से, तो वो एक रणनीति है। और रणनीति से हटाने के लिए नेपाल के साथ चाइना का क्या रोल रहा, बॉर्डर पे उस तरीके से उसने प्रेशर बनाने का प्रयास किया, वो आज हमारे यहाँ मीटिंग भी तीनों सेनाध्यक्षों की हुई और रक्षा मंत्री ने निर्णय भी लिया है कि हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। जो सड़क निर्माण को लेकर के जो ऑब्जेक्शन चाइना ने किया वो खारिज कर दिया हमारी सरकार ने। लेकिन जो तत्कालिक जो मुद्दे होते हैं, जो माहौल विश्व स्तर पर जो होता है देशों के बीच, अभी आप 1 साल पहले की बात करेंगे तो नॉर्थ कोरिया को लेकर के क्या माहौल था, अमेरिका को लेकर के, और किस तरीके से चाइना पीछे से खेलता रहा, जहां दोनों देश आमने से, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया आमने सामने आ गए। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। और अभी पिछले बार हम देखेंगे कि किस तरीके से ईरान इराक को लेकर के रसिया का क्या रोल रहा, अमेरिका का क्या रोल रहा और हमारे देश का क्या रोल रहा। तो जो कूटनीतिक रणनीतियां जो देश के बड़े बड़े लोग बनाते हैं, जिसमें विदेश मंत्रियों की बड़ा अहम भूमिका रहती है, वो इस समय माहौल भी बदला हुआ है, क्योंकि सारे देश जो हैं वो कोरोना की लड़ाई में बहुत पिछड़ गए हैं। वित्तीय परिस्थितियां बड़ा विकृति पैदा हो गई हैं। जी नितिन जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि विदेशी मोर्चे पर जिस तरह से काम किया जा रहा है, सुनील जी भी उस पर बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा, उस पर क्या बताएंगे इस 1 साल की उपलब्धि? चलिए उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। विनोद जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि ये जो पूरा 1 साल रहा है इसमें कोई उपलब्धि तो नहीं रही, लेकिन उसका जिक्र करना इस मौजूदा काल में बहुत गलत है, अशोभनीय है, आपने ये बात कही है। तो आप आगे के समय को कैसे देखते हैं? कौन सी चुनौती या फिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप चाहेंगे कि मोदी सरकार गंभीरता से काम करे, जो कि अभी तक 1 साल में नहीं किया? देखिए, आपने अनु जी मजाक में ही कहा था सरकार की मंशा, लेकिन वो काफी हद तक सही है। होता क्या है, जब सरकार जमीनी हकीकत, ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है और उसके पास कुछ ठोस प्लानिंग नहीं रहती है एक जिम्मेदार सरकार के रूप, तो इसी तरीके से ही बोलना, जुमलेबाजी करना और भाग जाना, तो वो कोई ना कोई मिथ्या प्रचार के माध्यम से ही, सरकार तो इवेंट कंपनी की तरह से चल रही है। सरकार कोई भी ऐसे सरकारी काम नहीं है, नीतिगत फैसले नहीं है जिसमें जनता केंद्र में हो।
ये सरकार आत्म प्रशंसा की शिकार है। इनको सारे साधन, सारे संसाधनों का दुरुपयोग करके अपनी फोटो दिखानी है, कल्ट लीडरशिप डेवलप करनी है। कुछ देश भाड़ में चला जाए, देश की दशा दुर्दशा पिछले 6 साल से क्या क्या देश से वायदे किए गए थे, देश ने विश्वास कर पे इन पे समर्थन दिया था, लेकिन हर मोर्चे पर, हर चुनौतियों पर देश को धोखा मिला है। देश को इन्होंने सिर्फ धोखा बढ़ेगा और जब ये इतिहास बनेगा तो क्या यहाँ पर मोदी सरकार ने कैसा परफॉर्म किया है, उनकी कार्यशैली कैसी रही है, उनका काम करने का तरीका कैसा रहा है, क्या ये एक बड़ी उपलब्धि होगी इस पूरे कार्यकाल की मोदी सरकार की? क्या इसे आंकना चाहिए? अगर आप इस पर पास हैं या फेल हैं तो शायद इसके बिना पर उनका जो जजमेंट है वो करना चाहिए। बिल्कुल, अभी तो कोरोना का समय है, कोरोना काल में बेहतर प्लानिंग के साथ आते, इससे बड़ा अपने आप को साबित करने के लिए क्या मौका था? और ये सच्चाई के साथ एक सवाल का भी जवाब देने में सक्षम है क्या? लगातार ग्राफ बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग 1 लाख से ऊपर आ गए, लगातार मृतकों की संख्या बढ़ रही है, स्ट्रक्चर नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई आत्मविश्वास नहीं, तो ये तो दुर्दशा है देश की और ये इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। भाई, आप बुलेट ट्रेन का वादा करते थे, बुलेट ट्रेन कह के आपने, स्मार्ट सिटी कह के आपने वादा किया लोगों को। आज हमारे देश का मजबूत जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसके साथ आपने छल किया है, कपट किया है, झूठ की राजनीति की है और वो जनता आपको माफ नहीं करेगी, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। ये 2014 से 20 का ये कालखंड मैं आप तक ले जाना चाहूंगी, क्या हम इन पूरे 6 सालों को, जो अभी तक मोदी सरकार ने जो राज किया है, जो उनकी सरकार रही है पूरे 6 सालों की, तो इसके दौरान जो काम किए गए हैं, क्या उन्हें आंकने का एक तरीका हो सकता है कि ये जो मौजूदा संकट है इसमें देश किस तरह से काम कर रहा है, कैसा हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर है, कैसी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या ये एक पैरामीटर हो सकता है? अनु, मुझे जवाब देना है? जी सुनील जी, अगर आप मेरा सवाल सुन चुके हैं तो आप जवाब दें जी। हाँ, बिल्कुल। देखो, समीक्षा तो होनी चाहिए जी, और जो 6 साल में काम किए हो या हम 1 साल की समीक्षा करें, हाँ। तो हम 6 साल का ये नहीं कह सकते कि 5 साल का जो काम केंद्र सरकार ने किया उस पे जनता ने मोहर 2019 के चुनाव में लगा दी और 2019 के बाद जो कार्यकाल 1 साल का बचा है उस पर समीक्षा होनी चाहिए जी। और जिन वायदे 2019 के चुनाव में किए, हाँ। जिन जो भी कोई परिस्थितियां रही हों जी, वो हमारे विपक्ष की भी भूमिका है, मीडिया की भूमिका भी है और लगभग जनता की भी यही भूमिका रहनी चाहिए कि सरकार जहां जहां गलत है, जहां जहां उसने वैचारिक मतभेदों के रहते हुए निर्णय नहीं ले पाई या जो निर्णय लिए हैं उससे जनता सहमत नहीं है, वो मुद्दे उठाए। लेकिन ये जिम्मेदारी हम सारे लोगों की बनती है, विपक्ष की भी बनती है। बिल्कुल, मैं विपक्ष से इसलिए कह रहा हूं कि तमाम राजनीतिक मुद्दे रहे जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हाँ। चाहे अटल जी प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे मैं इंदिरा गांधी जी की बात कर रहा हूं, उस जमाने की भी बात, तो तमाम जो मुद्दे ऐसे रहे हैं जहां विपक्ष को भी सरकार के साथ आना चाहिए, वहां आना चाहिए। ये विपक्ष पर सोचना होगा और केवल विरोध के लिए विरोध करेंगे वो ठीक नहीं। आईना दिखाने का काम सरकार को विपक्ष का है। नितिन जी, जो आप उपलब्धियां गिना रहे हैं, आप लगातार ये कहते हैं कि जब देश की बात हो सभी राजनीतिक दलों को एक हो जाना चाहिए। क्या आपको बाकी राजनीतिक दलों का अगर सहयोग मिलता, अगर उनका साथ मिलता, तो शायद ये जो उपलब्धियां हैं ये और बेहतर होती? इस पर आप कुछ कहेंगे? अपनी और अगर कोई हुई है उसको करना चाहिए। एक समय में आपको ध्यान होना चाहिए, जब आने की बात एक सम्मेलन हुआ था जहां पर वाजपेयी जी को कांग्रेस सरकार दलों ने मुख्य वो बनाकर गया था। इतना विश्वास कायम था ना अटल बिहारी जी ने, इस तरीके से ये है तो इससे अपना विश्वास कायम करना होगा, करना होगा। उस करने सुशील जी ने कहा, सुनील जी ने करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, अगर सही बात है उसका विरोध होना चाहिए, इस बात समर्थन करते हैं। ये नहीं ना बात को उठाने के लिए विरोध करना चाहिए। विरोध करके आप राजनीति पर अगर ये बातें सोच कर चलेंगे तो देश कभी आगे नहीं बात हो रही। हमें आगे बात सोच के चल रहे हैं कि विश्व में विश्व गुरु बनाना है। भारत को अगर विश्व गुरु बनाने की बात है, भारत में विश्व गुरु बनेगा। विश्व के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहां पर कितनी सारी बोली जाती है, आदमी की मानसिकता, एक इलिटरेट पीपुल भी एक अलग दिमाग लेके, जो कि विदेश और विश्व स्तरीय और देशों में
तो इंसान दिमाग एक चीज में होता है, दो एक्सपर्ट होता है, तीन चीज। इंडियन का दिमाग की इंडियन की वो उसकी आप में एक ऐतिहासिक है। और मैं आपसे अब पूछना चाहूंगी विनोद जी कि अब एक साल के बारे में आपने जो चीजें बताई हैं कि कौन कौन सी जरूरतें थी देश को, लेकिन उस पर मोदी सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन आप आगे के 4 सालों को कैसा देखते हैं? क्योंकि अब जो सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा बदल जाएगा। शायद बीजेपी ने भी जो अपना प्लान तैयार किया होगा उस पर अब चलना मुश्किल होगा, क्योंकि अब हालात देश में, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा अलग हैं। तो कौन सी चुनौतियां अब इस सरकार के लिए आप देखते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं इनसे? देखिए, अच्छा लगा, काफी दिनों बाद, महीनों बाद किसी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अटल जी का नाम लिया। खैर, अटल जी के विचारों को इन्होंने तिलांजलि दे दी है। इनकी मजबूरी, अब तानाशाही युग आ गया है, नहीं तो उनके प्रमुख सहयोगियों अडवाणी जी, शौरी जी, यशवंत सिन्हा जी, जोशी जी के साथ इन्होंने क्या किया, अपमानित किया। खैर, वो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अच्छा लगा। देखिए, राजनीति का स्तर, तानाशाही हावी हो गई है। किस तरीके से 2014 के बाद राजनीतिक मूल्यों में गिरावट आई है। देश बनेगा विपक्ष से, देश बनेगा असहमति के स्वर से, देश बनेगा सारे जायज सवालों से, ज्वलंत सवालों से। सरकार जिम्मेदारी से स्वीकार करते हुए एक उसमें सकारात्मक तरीके से अपना विचार से देश को आगे बढ़ाए। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस मुक्त नारा होता है प्रधानमंत्री का, तो देश और लोकतंत्र पर ये लोग हमें शिक्षा ज्ञान ना दे तो बेहतर है। दूसरी, अगले 4 साल देखिए, कहीं ना कहीं अब चुनौतियां बढ़ गई हैं। अभी तक तो अब जनता भी देख रही है, पिछले 6 साल से भारत की जनता भावुक है। देश में अगर कोई नेता उनसे कोई वायदा करता है तो वो विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि भोली भाली जनता है। लेकिन साथ में जो भारतीय जनता पार्टी है, सोचती है कि भारत का जनमानस विवेक शून्य है, बुद्धू है, ऐसा नहीं है। अब जनता इनके एक एक एक्शन, एक एक वायदे, एक एक जुमले को पूरी तरीके से जांचेगी, परखेगी, तब उस पर अपनी मोहर लगाने का काम करेगी। बहुत ठगा इन्होंने देश की जनता को, वंचितों को। छोटे ही रहे। सुनील जी, मैं आपसे ये चाहूंगी कि आप कम से कम हमारे दर्शकों को ये बताएं, क्योंकि अब हालात जनता के लिए, सरकार के लिए, देश के लिए बहुत अलग होंगे आने वाले सालों में। तो सरकार की क्या उपलब्धियां रहती हैं, इसके मापदंड क्या होने चाहिए? जनता भी ये कैसे समझे कि कौन सी सरकार किस तरह के काम हमारे लिए अच्छे कर रही है? क्योंकि इस वक्त चैलेंजेस हर मोर्चे पर हैं। आपके लिए आर्थिक चैलेंज भी है, आपके लिए हेल्थ के चैलेंजेस भी हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी बहुत ज्यादा संकट आने वाला है। तो क्या मापदंड आगे सरकार के काम के रहने चाहिए? देखो अनु, कोरोना की लड़ाई को जब हम जीतेंगे तो उसके बाद देश के सामने परिस्थितियां बहुत बदली। तमाम ऐसे डिसीजन नए देश को लेकर के लिए जाएंगे और विश्व स्तर पर या देश के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर जो समीक्षाएं या जो निर्णय सरकारें लेगी, या जो हमारा रहन सहन होगा, जो बिजनेस करने का तरीका होगा, बहुत कुछ चेंज होगा। तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन निश्चित तौर से जो हालात, वित्तीय हालात जो देश के हैं वो बहुत नाजुक हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस कोरोना की लड़ाई में हमारा देश कम से कम 10 साल पीछे चला है, और वो देश ही नहीं चला गया, हम सारे लोग पीछे चले। तो उसके बाद इसको लड़ने के बाद जो चीजें जी, ठीक है, आपने कहा कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, देश बहुत पीछे चला गया है, लेकिन उसे आगे ले जाने के लिए, समय के साथ दौड़ाने के लिए, नितिन जी, क्या रोड मैप रहेगा, क्या प्लान रहेगा? ये सरकार ने रोड मैप कर दिया है, 20 करोड़ का जो पैकेज दिया है, 20 की जो आर्थिक घोषणा की गई है, इसमें बहुत कुछ है और बहुत होनी बाकी। और विश्व स्तरीय जहां बात हो रही है, देश से कंपनियां छोड़ के भाग रही हैं, भारत एक ऐसा विकल्प है और भरोसा करते हैं। यहाँ का एक एक देश विश्वास करता है, क्योंकि पता है कि भारतीय जो है कहता है वो करता है। उन्होंने विश्व में अगर के अंदर अगर देखा जाए तो भारत बहुत तेजी से बढ़ रही है, बट बस का हम कंट्रोल कर लें और मैन्युफैक्चर जो लोग आ रहे हैं इंडिया के अंदर भी, तो इन लोगों को एक अच्छी क्वालिटी और अच्छा वो देने के लिए भी भारत सरकार जो मौजूदा संकट है उससे उभरने के लिए सरकार काम कर रही है और शायद हम उसके नतीजे भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जनसत्य न्यूज पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो मोदी सरकार 2.0 का 1 साल तो पूरा हो चुका है, लेकिन जो सही
उनकी परीक्षा होगी वो कोरोना संकट के खत्म होने के बाद ही होगी। तभी देखना होगा कि सरकार की जो पूरी कार्यशैली रही है उसके क्या परिणाम रहते हैं, और शायद जनता भी ये समझ पाएगी कि सरकार ने जनता के लिए, इस देश के लिए कितना काम किया है। बहरहाल बीजेपी की जो सरकार है और जो पार्टी है वो लगातार अपने इस 1 साल की उपलब्धियों को गिनाएगी, जनता के बीच जाएगी, लेकिन सही जो रिजल्ट है वो जनता ही बता पाएगी और अलग अलग माध्यम है जनता के पास ये बताने के। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जनसत्य न्यूज के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।